एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनगणना, जो हमारे सभी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सब एग्जाम में लगभग में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जनगणना को। जनगणना को इंग्लिश में कहते हैं सेंसस। देखिए, जनगणना किसे कहते हैं? किसी देश के क्षेत्रफल में रहने वाली एक निश्चित वर्ग, जाति, धर्म विशेष की जनसंख्या का आर्थिक या सामाजिक डेटा एकत्रित करने का विश्लेषण और संकलन करना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वहाँ पे रह रही है, उसको हम वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे या फिर धर्म के आधार पर जो भी हम उसका विश्लेषण और उसका डाटा जो संकलन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं। पहली आधुनिक जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब? 1872 में। एग्जाम में पूछ लेता है पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में। ठीक है, लेकिन तो आधिकारिक तौर पर नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था? 1881 से रिपन। तो पूछा जाता है कि जनगणना के जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल से आधिकारिक तौर पर और नियमित जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है, इन दोनों के पहले ही क्या किया था? जेम्स प्रिंसप थे, इन्होंने इलाहाबाद और बनारस का दोनों का क्या जनगणना किया था? 1824 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, पहले कहाँ का? इलाहाबाद का, उसके बाद बनारस का। किसने? जेम्स प्रिंसप ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम जनगणना मतलब पूरे विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था 1749 में। ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वप्रथम जनगणना किस देश ने किया था, तो स्वीडन ने 1849 में किया था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सर्वप्रथम 10 की जनगणना यूएसए ने प्रारंभ कर दिया था। यूएसए को कहते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने प्रारंभ किया था कब? 1890 ईस्वी में 10 की जनगणना। 10 की जनगणना मतलब 10 साल पे जनगणना। ठीक है, भारत में 10 की जनगणना का संचालन कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। ये किसके तहत होता है? आर्टिकल 246 द्वारा। यह के संघ सूची का विषय है। ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। ये किस सूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि यह संघ सूची का विषय है। ठीक है, देखते हैं आगे हम जनगणना का कार्य। जनगणना अधिनियम किसके द्वारा किया जाता है? 1848 द्वारा किया जाता है। जनगणना का जो भी कार्य होता है वो जनगणना अधिनियम बना था 1948, तो उसका नाम क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा किया जाता है। उसमें जो भी प्रावधान लिखे गए हैं उसी के तहत किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को, क्योंकि क्या हुआ था 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में क्या हुई थी? ये जन्म वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा कम थी। उसमें क्या होता था? माइनस में चला गया था, 0.31% गिरावट हो गई थी। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि न्यूनतम मतलब जनसंख्या में कमी आ गई थी। ऐसे समझिए कि क्या हुआ था? जनसंख्या में कमी आ गई थी। कब? 1911 से 1921 के बीच में। इसी वजह से महाविभाजक वर्ष कहा जाता है किसको? 1921 को। ठीक है, फिर देखिए लघु विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1951 में। इसमें क्या हुआ था? जन्म दर में क्या होता? वृद्धि हुई थी। कब हुई? अधिकतम हुई थी। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष। कब हुआ था? 1951 में। जन्म वृद्धि अधिकतम हो गया था। ठीक है, अब देखिए 2011 की जो जनगणना का क्रम है ये कौन सा है? 15वां है। आज़ादी के बाद 7वां है। देखिए क्या हुआ कि अभी 2021 का जनगणना आने वाला था, बट ये कोरोना वायरस की वजह से आ नहीं पाया। ठीक है, तो इस वजह से अभी हमको 2011 की जनगणना पढ़ना है। तो 2011 की जो जनगणना का क्रम है 15वां है। जो 2021 का आएगा वो 16वां रहेगा। आज़ादी के बाद कैवा है? 7वां है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम जनगणना महत्वपूर्ण कब कब हुआ था। तो देखिए 1881 से हमने बताया ना, 1881 से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था। ये पूरे ब्रिटिश भारत में हुआ था। कश्मीर, फ्रेंच, पुर्तगाली औपनिवेश को छोड़कर। किसको छोड़कर? कश्मीर इसमें नहीं शामिल था। फ्रेंच और पुर्तगाली जो देखिए जो फ्रेंच द्वारा कब्जा था और पुर्तगाल द्वारा कब्जा था, इसके औपनिवेश को छोड़कर बाकी पूरे ब्रिटिश भारत में जनगणना हुआ था। कब? 1881 में। फिर 1891 की जनगणना जब हुई तो वर्मा की ऊपरी हिस्सा, जो अभी वर्तमान में वर्मा का ऊपरी हिस्सा, उसको, कश्मीर को, सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, फिर 1921 की जनगणना हुई। 1901 की जनगणना हुई, इसमें बलूचिस्तान, अंडमान निकोबार, पंजाब, कश्मीर, इन सबको भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, फिर हमारा 1911 में कुछ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर 1921 की जनगणना में क्या हुआ था? अभी बताया ना हमने, महाविभाजक वर्ष इसको कहा जाता है। 0.31% की क्या हुई थी? गिरावट हुई थी, याद रखी रहेगा। उनके जन्म में जो मतलब हुई थी कमी, 0.1% की कमी हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, फिर 1931 की जनगणना पहली बार ये कहती थी जाति आधारित जनगणना थी। एग्जाम में पूछ लेगा पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, फिर 1951 में आज़ादी के बाद पहली
अभी हमने बताया था ना 1951 में आज़ादी के बाद यह पहली जनगणना थी और इसी को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि जो जन्म वृद्धि था अधिकतम था। ठीक है, उसके बाद 1971 की जनगणना हुआ, फिर 1981 में हुआ, फिर 1991 में 2001 की जनगणना हुआ। इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलिए हम आगे देखते हैं। 1 मिनट सेट कर दें। अब देखिए हमको पढ़ना है 2011 की जनगणना, क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी यही पूछेगा, क्योंकि अभी 2021 का तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या जनगणना आयुक्त 2011 में कौन थे। देखिए जनगणना आयुक्त 2011 में सी चंद्रमौली थे। ठीक है, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं। इंपॉर्टेंट है, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं। और 2011 में कौन थे, सी चंद्रमौली थे। और पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, हेनरी प्लाउडेन थे। एग्जाम में पूछ लेता है कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, हेनरी प्लाउडेन थे। जनगणना आयुक्त 2011 में कौन थे, सी चंद्रमौली थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं। ठीक है, शुभंकर इसका क्या था, क्या प्रगणक शिक्षिका, क्या था, प्रगणक शिक्षिका था शुभंकर। थीम क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, अब देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। भारत का 10 की वृद्धि दर अर्थात 10 सालों में कितनी वृद्धि दर बढ़ी है, 17.70%। भारत की वार्षिक वृद्धि दर मतलब एक वर्ष में कितनी वृद्धि होती है, 1.64%। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर देखिए कुल जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। ठीक है, अभी वर्तमान में तो लगभग में 142 करोड़ हो गया है। ठीक है, लगभग 142 करोड़, अभी तो वैसा डाटा आया नहीं है, बट कितना है, 121 करोड़ है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या कितना है, 51.47%। महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 48.53%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 51.47%। एक याद रखे रहिएगा, उसके बाद 100 में से घटा देंगे, बाकी जो बचेगा 48.53% महिलाओं का हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 68.8% है। तो शहरी अपने आप 100 में से घटाएंगे तो कितना, 31.2% बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 68.8%, सॉरी ग्रामीण का 68.8%, शहरी जनसंख्या 31.2%। ठीक है, पुरुष जनसंख्या 51.4%, महिला जनसंख्या 48.53%। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हिंदू टोटल कितने हैं, 79.8% हिंदू हैं, मुस्लिम 14.2% मुस्लिम है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुल साक्षरता कितना है, 74% टोटल साक्षरता। अगर हम भारत की टोटल साक्षरता देखें तो कितना परसेंट है, 74% है। महिला साक्षरता उसमें कितना है, 65% महिला साक्षरता है, 65.46%। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितना है, 42.4%। मतलब 100% लोगों में से कितना, 82.4% लोग पुरुष साक्षर हैं और कितनी, 65.46% महिला साक्षर है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 943 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं, तो अगर 1000 पुरुष है उसमें कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात में, शिशु में अगर 1000 कितना है बालक है तो उसमें बालिकाएं कितनी है, 919 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर, अगर देखिए अगर ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, इसमें कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर मान लीजिए, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर का पूरा देख लेते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल हो गया। इसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये किसका है, भारत का है। ठीक है, अभी हमको आगे फिर यूपी का भी पढ़ना है। ठीक है, नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है। ठीक है, जो 2001 से 2011 के बीच में नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या में क्या हुई थी, कमी आई थी। एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए अभी हम पढ़े हैं ना जनसंख्या घनत्व 382, उसी को जनघनत्व भी कहा जाता है। भारत का कितना है, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने, 382 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का कितना है, ये 1106 है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है, 17 है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। देखिए एक हमारा राज्य होता है तो राज्य में कौन है, बिहार है सर्वाधिक में, और न्यूनतम में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक में अगर हम देखें केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली है, और न्यूनतम में कौन है, अंडमान निकोबार है, जहाँ पे 46 है। ठीक है,
अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर बंगाल में है, फिर आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे न्यूनतम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? लक्षद्वीप में है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पे? अंडमान में है। ऐसे लगा दीजिए इसको, ठीक है। सबसे कहाँ न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कहाँ है? सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप से ज़्यादा अंडमान में है, अंडमान से ज़्यादा दादर नगर हवेली में। तो सबसे न्यूनतम कहाँ हो गया? लक्षद्वीप में। याद रखे रहेगा, एग्जाम में से पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या वाले कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? मेघालय में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उसके अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, ठीक है। 10 की वृद्धि कहाँ? मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार में। केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम 10 की वृद्धि देखें सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो दादर नगर हवेली में 55% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दादर नगर हवेली में, और उसके बाद पुदुचेरी में 28% की हुई है, ठीक है। याद रखे रहिएगा आप लोग। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसमें हुआ है? नागालैंड में, ठीक है। उसके बाद केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप में। अब देखिए जो उसमें नागालैंड में भी हमने बताया था ना, कमी आया था, किसने की? 0.6% की कमी आई थी। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसका है? नागालैंड का है, उससे ज़्यादा न्यूनतम किसका है? केरल का है, उसके बाद लक्षद्वीप का है, ठीक है। इसको 10 की वृद्धि कहा जाता है कि 10 की वृद्धि किसमें? न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम किसमें हुआ? नागालैंड में, तो माइनस में चला गया है, उसके बाद केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप में, ठीक है। ये ऐसे ही लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है, उसके बाद पुदुचेरी में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव में है, उसके बाद फिर चंडीगढ़ में है, उसके बाद फिर दिल्ली में है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? न्यूनतम मतलब दमन दीव में सबसे कम लिंगानुपात है, चंडीगढ़ में उससे कम लिंगानुपात है, दिल्ली में उससे थोड़ा सा, मतलब तो सबसे कम किसमें हुआ? दमन दीव में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद दिल्ली में, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, ठीक है। लक्षद्वीप हमारा क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर ऐसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप में होगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में है। याद रखे रहेगा, तीनों से पूछ लेगा। तो सबसे कम न्यूनतम साक्षरता बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है, ठीक है। याद रखे रहिएगा, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर देखें तो केरल में है, उसके बाद कहाँ पे है? मिजोरम में। पुरुष साक्षर कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है। महिला सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद मिजोरम में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए जिला याद रखी रहिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। तो सरचिप है, जो कहाँ पे है? मिजोरम का एक जिला है सरचिप। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराज है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। याद रखी रहिएगा आप लोग। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ग्रामीण मतलब जो गाँवों में निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करते हैं, फिर बिहार में निवास करते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ है? यूपी में। सर्वाधिक प्रतिशत में अगर देखें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, देखिए एक प्रतिशत होता है एक, ठीक है। तो प्रतिशत में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में। लेकिन तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूपी की जनगणना। हमारा भारत का जनगणना खत्म हो गया, अब हम यूपी की जनगणना देखेंगे, ठीक है। देखिए यूपी की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़, ठीक है। 19 करोड़ 98,12,341 था, ठीक है। इसमें देखिए पुरुष कितने थे, महिला, तो पुरुष कितने थे? 10 करोड़। ऐसे बस इतना याद रखिए, 10 करोड़ पुरुष थे, महिला 9 करोड़ थी, ठीक है। 10 और 9 से याद करिएगा, 10, 9, 19 ऐसे याद करिए। 10, 9, 19, तो 10 पुरुष हैं, महिला 9 है, और टोटल मिला के 19 है, ठीक है। 52.29% क्या है? पुरुष हैं। 47.71% महिला है। याद रखिए रहेगा, 52.29% कितना है? पुरुष हैं, महिला कितना है? 47.71% है, ठीक है। यूपी में 10 की वृद्धि दर कितना हुआ था? 20.23%। अभी हमने बताया था पूरे भारत में कितना हुआ था? 17.7% हुआ था। यूपी में 10 की वृद्धि दर 20.23%। यूपी में वार्षिक वृद्धि दर 1.85% याद रखी रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, अब देखिए ये देख लीजिए 10 की वृद्धि जो हुआ था, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। और कहाँ पे? और सबसे कम कहाँ पे हुआ? गाजियाबाद में, ठीक है। न्यूनतम यूपी में वार्षिक वृद्धि दर न्यूनतम कहाँ पे हुआ? कानपुर नगर में क्या हुआ है? 10 की वृद्धि दर सबसे कम हुआ। सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है?
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, ठीक है। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.73%, ठीक है। क्या है? यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, मतलब ग्रामीण गांव में कितने लोग निवास करते हैं? 77.73%। यूपी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.27%, अर्थात कितना? 22.27% कहाँ पे निवास करते हैं? नगर में निवास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अभी हमने बताया था ना, यूपी जो है ग्रामीण जनसंख्या में क्या है? प्रथम है, और नगरीय जनसंख्या में द्वितीय है, क्योंकि फर्स्ट स्थान पे नगरी में कौन है? महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है? यूपी है, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या के में कितना है? प्रथम स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पे, तो सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रयागराज में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? प्रयागराज में। न्यूनतम कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। हम इसको मैप से जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूपी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक नगरी कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, और सबसे कम नगरी कहाँ पे है? श्रावस्ती में, याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब चलिए फिर हम देखते हैं यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं? 829। अगर हम पूरे भारत में देखें तो कौन था? 382। भारत कौने नंबर पे है? चौथे नंबर पे भारत है। यूपी 4th नंबर पे है, ठीक है। यूपी 4th नंबर पे है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूपी 4th नंबर पे है। यूपी का कितना है? 829 पर किलोमीटर स्क्वायर है, और भारत में 382 है, ठीक है। 2001 में कितना था? 690 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था, तो ठीक है। 2001 से देखिए कितना बढ़ गया, 2001 से 2011 में क्या हो गया? 829 पर किलोमीटर स्क्वायर हो गया व्यक्ति। लेकिन तो अभी देखिए, अभी तो 2021 का आना बाकी है, इसमें तो हमको लग रहा है और बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा न्यूनतम किसमें है? ललितपुर में है। ललितपुर के बाद कौन है? सोनभद्र है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या ललितपुर में है, उसके बाद सोनभद्र में है, ठीक है। यूपी में लिंगानुपात कितना है? देखिए, जो राष्ट्रीय, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितना है? 943 है। वर्तमान में कितना यूपी में कितना है? 912 है। और ये पूरे भारत के में कौन सा स्थान है? 26वें स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए, याद रखे रहिएगा, भारत में कौन सा है? 943 लिंगानुपात है। वर्तमान में यूपी में कितना है? 912 लिंगानुपात। हम मतलब हमने बताया कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है। कितना है? 1024, अर्थात कि मतलब यहाँ पे कितना? 1000 पुरुष पे 1024 महिलाएं, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आजमगढ़ में क्या है? 1000 पुरुष पे 1019 महिलाएं हैं, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अब देखिए, यहाँ का सबसे खराब है, क्योंकि यहाँ पे 1000 लड़कों पे कितनी है? 851 महिलाएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फिर बागपत में 861 है, याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। साक्षरता दर अगर हम देख लेते हैं तो पूरा राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है? 73% है, अभी हमने बताया था। अब देखिए, यूपी की साक्षरता कितनी है? 67.72%, ठीक है। 67.72% है यूपी की साक्षरता। उसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है? 77.3% पुरुष साक्षर हैं, और महिलाएं कितनी हैं? 57.2%, जो बहुत खराब है, ठीक है। महिलाओं का कितना है? 57.2%। पुरुष का कितना है? 70.3%, ठीक है। यूपी का स्थान कितना है? 29वां है, ठीक है। साक्षरता के मामले में यूपी किस स्थान पे? 29वें स्थान पे है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और गया। तो सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पे व्यक्ति हैं? गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? श्रावस्ती में। आप आगे का नहीं याद कर पा रहे हैं, लेकिन तो ये तो आगे ये इतना तो मेन याद करे रहिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती में है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। कौन? पुरुष की, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में। देखिए, यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर आगे है, लेकिन तो अगर महिला की साक्षरता में हम देखते हैं तो कानपुर नगर आगे आ जाता है, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती। तो ये तो श्रावस्ती सब में न्यूनतम साक्षरता में सब में सेम है, श्रावस्ती। लेकिन तो देखिए, इसमें महिला साक्षरता में सर्वाधिक अगर देखेंगे तो कानपुर आ जाता है, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति हम देख लेते हैं, टोटल कितने हैं। तो अनुसूचित जाति 4 करोड़ है, ठीक है। यूपी में कितना परसेंट है? 20.69% क्या है? अनुसूचित जाति हैं। और देश में क्या है? पहले स्थान पे। अनुसूचित जाति के मामले में सबसे ज्यादा यूपी में ही है, ठीक है।
सर्वाधिक सीतापुर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद हरदोई में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सीतापुर में है। न्यूनतम एसटी कास्ट कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम कहाँ है? बागपत में है। ठीक है, अनुसूचित जाति कितना है? देखिए, एक होता है अनुसूचित जाति एससी, एक होता है अनुसूचित जनजाति, तो इसको एसटी कहा जाता है। ये कितना है? 0.57% है। ये सर्वाधिक कहाँ पे है? सोनभद्र में। सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद बलिया में है। न्यूनतम कहाँ है? बागपत में। देखिए, ये बागपत दोनों में सेम ही है, बस ये एससी एसटी वाले में चेंज हो रहा है। एससी कहाँ है? सीतापुर में सर्वाधिक है, और एसटी कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक है, जो सबसे नीचे है, हम समझाएंगे आप लोग को तो याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, धर्म में अगर हम देखें तो यूपी में हिंदू कितना है? 79.73% हिंदू हैं। मुस्लिम कितना है? 19.26% मुस्लिम है। सिख हैं 0.32% सिख हैं। ईसाई है 0.18% सिख ईसाई हैं। जैन कितना है? 0.11% क्या है? जैन है। बौद्ध 0.10% क्या है? बौद्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, इसके बाद अभी आया था जल्दी 2023 का रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 8 बिलियन लिव्स, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट एंड चॉइस। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि भारत की जनगणना, जो भारत की जनसंख्या अभी है, ये चीन से 2.9 मिलियन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, कितना ज़्यादा हो गया? 2.9 मिलियन ज़्यादा हो गया है। लगभग अभी कितना है भारत की जनसंख्या? 142 करोड़ हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, लगभग कितना है भारत की जनसंख्या? 142 करोड़। ठीक है, अब इसमें बताया गया था कि जो 0 से 14 वर्ष के हैं 25% हैं, 10 से 19 वर्ष के 18% हैं, 15 से 64 वर्ष के 68% हैं, 65 वर्ष के कितने हैं? 7% है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? पूरा जनगणना खत्म होता है, जिसमें हमने किसको पढ़ा? देखिए, हमने पहले इंडिया का देखा प्लस यूपी का देखा। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, बाय।